हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कि आदिकालीन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को अच्छे से कवर किया, तो उसका जो है उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं ले आऊँगी आपके सामने। ठीक है, तो ए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जिसमें से आज मैं पार्ट 1 में 100 प्रश्न आप लोग को कराऊँगी। दोस्तों, वो 100 प्रश्न गिनती में भले हैं, लेकिन आप जान लीजिए वो 100 प्रश्न मैं इस तरीके से आपको हल कराऊँगी, वो 200 प्लस प्रश्न के बराबर होगा। ठीक है, कैसे रहेगा वो मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगी तो आप खुद ही देखिएगा। लेकिन जो है मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। जैसे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, 4 प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, तो उसमें रहेगा कि किसकी रचना है या किसके ग्रंथ है, किसने क्या कहा है, या उसकी विशेषता जो भी मैंने पढ़ाई है वो तो रहेगा ही। तो उसमें से एक ही आंसर सही होगा, बाकी के जो 3 हैं वो तो सही होंगे नहीं। लेकिन जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो तीनों के सही जो है आंसर रहेंगे, भले जो प्रश्न है वो ना रहे, लेकिन उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। अर्थात एक प्रश्न से आपका कितना जो है प्रश्न जो है बनेगा, 4 के चारों। एक तो जो प्रश्न रहेगा वो तो आपको सही उत्तर पता चलेगा ही, साथ में जो 3 जो है प्रश्न रहेंगे, जिस भी प्रकार के रहेंगे, वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को कराऊंगी। दोस्तों, तो ये क्लास आप लोग की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप लोगों ने अब तक जितना पढ़ा हुआ है वो एक तरीके से खुद को परखेंगे आप लोग की आदिकाल में। और हाँ दोस्तों, जब मैं प्रश्न कराऊंगी उसके मतलब आप लोग प्रश्न देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, मैं कुछ सेकंड तक रुकूंगी, तो आप जो है उसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और या फिर आप जब प्रश्न पूरा हल कर लीजिएगा, अपना जो है नोटबुक में लिखते रहिएगा, हाँ मैंने ये प्रश्न, इतना प्रश्न 100 में से हल जो है सही किया। ठीक है, और बिल्कुल ही ईमानदारी से आप बताइएगा कि आप लोग 100 में से कितना किए हैं। भाई, बहुत लोग के बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे, बहुत लोग के कम रहेंगे, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। जिसके कम रहेंगे वो उसके पे मैं और ज़्यादा ही सुधार करूँगी, अपने जो है पढ़ाने का तरीका और अच्छा करूँगी उन बच्चों पे। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये क्लास जो है दोस्तों पूरा देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास आप देखेंगे, जो 100 प्रश्न हैं उसे आपका आदिकाल बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, तो हम लोग अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हेलो एवरीवन, तो ये 100 प्रश्न लेके दोस्तों आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ मैं। हम लोग जो है 100 क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये डायरेक्ट ही 100 प्रश्न पे मैम आ गई। पहला प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा होता क्या है कि मेरा थोड़ा सा पढ़ने और पढ़ाने का स्टाइल भी है, जो कि जब मैं प्रश्न सॉल्व करती हूँ तो मैं लास्ट से ही करती हूँ। क्यों, वो भी मैं आपको वजह बताती हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जो शुरुआत के प्रश्न होते हैं किसी भी टॉपिक के, वो थोड़े सरल होते हैं, तो उसको तो आसानी होती है करने में। फिर धीरे धीरे बड़े प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने अच्छे से आदिकाल कवर कर लिया है, क्यों नहीं तुरंत हम लोग कठिन प्रश्नों को ये ओर चलते हैं, ताकि कठिन प्रश्न सॉल्व करते करते जो भी सरल प्रश्न होगा वो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अर्थात कोई भी चीज़ दोस्तों होती है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे सरल हो ही जाती है ना। तो उसी प्रकार हम लोग अपने प्रश्न को भी 100 से 100 जो है संख्या से ही स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना हम लोग 1 तक पहुँचेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है इनकी रचयिता दे दिया है, रचना दिया है। तो पहला जो है दोस्तों, ये है इनकी जो है रचना है जगनीक। जगनीक ने जो है कौन सी रचना लिखी? परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? आल्हा खंड के भी नाम से जाना जाता है, और यह रचना 1230 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, परमाल रासो में आल्हा उदल 2 वीर थे, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। फिर है दूसरा क्या? विद्यापति। विद्यापति की जो है रचना है पदावली। विद्यापति की जो है पदावली थी, उसी के कारण ही इनकी प्रसिद्धि हुई है। वैसे तो इन्होंने अवहट में भी रचनाएं की हैं, अवहट भाषा में, जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। फिर जो है इनकी जो है संस्कृत में भी रचनाएं हैं, संस्कृत भाषा में भी पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा,
दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं, किसकी, विद्यापति की। फिर अमीर खुसरो की रचना है दो सुखने। फिर स्वयंभू ने जो है पौमचर्यू रचना रची। पौमचर्यू दोस्तों ये जो है इनकी रचना है, ये अपूर्ण रचना थी, ठीक है। इसको जो है पूरा करने का कार्य इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग काम करिए कि नोटबुक एक उठा लीजिए और कॉपी पेन, ठीक है। जो आता है वो तो ठीक है, जिसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगता है वो भी आप जो है लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में, ताकि जो है दोस्तों वो भूले ना। लिखेंगे, लिखी हुई कोई भी चीज़ भूलती तो है नहीं, तो एक जगह वो आपका रहेगा जिसमें भी कन्फ्यूजन आपको रहती है। तो स्वयंभू की हमें एक रचना तो मिली ही, पौमचर्यू। दो और इनकी रचना है रिठ्ठिणेमि चर्यू, उसमें जो है कृष्ण कथा का वर्णन है, पौमचर्यू में राम कथा का। पौमचर्यू इनकी अपूर्ण जो है रचना रही है, इसको पूरा कराने का श्रेय इनके पुत्र त्रिभुवन को जाता है, ठीक है। तो हमारा ये जो है 100वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं 99वें प्रश्न पे। 99वें प्रश्न क्या है, राउलवेल कृति, ठीक है। यह जो है क्या दिया हुआ है, यह खंड काव्य है, गद्य है कि चंपू काव्य है कि काव्य है। दोस्तों ये जो राउलवेल रचना है, यह जो है इसका सही आंसर है चंपू काव्य। गद्य और पद्य विस्तृत जो रचना रहती है उसको चंपू काव्य कहते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि यह जो है किस प्रकार की कृति है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। राउलवेल जो रचना है दोस्तों, यह 10वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, रोडा कवि हैं। इसमें दोस्तों नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का जो है आरंभ किया गया, ठीक है। क्या, नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का सर्वप्रथम किसमें किया गया देखने को मिलता है हमें, राउलवेल कृति है, शिलांकृत कृति है, ठीक है। देखिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन गए राउलवेल के बारे में। राउलवेल से दोस्तों इतना ही आएगा, जैसे ये तो प्रश्न दिया हुआ है, साथ में ये भी आएगा कि इसके रचनाकार कौन है, रोडा कवि हैं, 10वीं शताब्दी में लिखा गया। और इसमें जो है नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा भी जो है आती है सर्वप्रथम, ठीक है। अब आते हैं हम 98 प्रश्न पे। 98 प्रश्न कौन सा है, श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है जोइंदू, देवसेन, राम सिंह और शालिभद्र। दोस्तों जैन साहित्य में मैंने पढ़ाया था कि श्रावकाचार के जो रचनाकार हैं वो हैं देवसेन। इन्होंने 933 ईस्वी में इसकी रचना की थी, ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बचे जोइंदू और राम सिंह शालिभद्र। शालिभद्र जो हैं इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कौन सी, भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। ये 1184 ईस्वी में इनकी रचना रचित है, किसकी, शालिभद्र सूरी की। आप लोग लिखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक रचना इनकी भारतेश्वर बाहुबली की कौन सी है, पंच पांडव चरित रास। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये राम सिंह आ गए। राम सिंह की महत्वपूर्ण रचना एक लिख लीजिएगा आप लोग। राम सिंह की महत्वपूर्ण रचना है पाहुड़ कवि। जोइंदू, इनको योगेंद्र भी कहते हैं। जोइंदू की दो महत्वपूर्ण रचना है, योग सार है और एक है परमात्म प्रकाश। दो इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। एक प्रश्न के साथ साथ और भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। तो 3 प्रश्न हम लोग के हो गए, ठीक है। अब हमारा है 97वां प्रश्न, ठीक। 97 प्रश्न क्या है कि आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी, ठीक है। क्या है कि आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी, राम खिलावन पांडे और मोहन अवस्थी, और कौन कौन सा ऑप्शन है, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रसाल। तो दोस्तों संक्रमण काल की जो संज्ञा दी है वो जो है राम खिलावन पांडे दिए हैं, ठीक है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा राम खिलावन पांडे ने दिया है। फिर ये क्या है, संगत अनुक्रम को बताइए, मतलब इसमें जो है पहचानना है कि कौन किसके रचनाकार कौन है, ठीक है। तो चर्यापद जो रचना है इनके रचनाकार सरहपा हैं, ये सही है या ये सही है। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, रेवंत गिरी, रास, हॉल, रणमलचंद्र जगनीक। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बताइए आप लोग थोड़ा। देखिए दोस्तों चर्यापद जो रचना है सरहप्पा की नहीं है, चर्यापद रचना है शबरपा की। तो
आपके मन में आता होगा तो सरहप्पा की कौन सी रचना है? सरहप्पा की बहुत ही फेमस रचना है दोहा कोश। ठीक है, चर्यापद किसका है? सबरपा का। सरहप्पा का दोहा कोश है। फिर है जयचंद्र प्रकाश, ये भट्ट केदार का। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन हम लोग का सही है। जयचंद्र प्रकाश की जो है ये जो जयचंद्र प्रकाश रचना है, यह भट्ट केदार जो रचनाकार हैं उन्हीं की ही है। तो अब आता है बात, ये रणमल छंद किसकी रचना है? रणमल छंद श्रीधर का है। किसका? श्रीधर का। और रेवंत गिरी रास, ये विजय सेन सूरी का है। ठीक है, अब है 95वां क्वेश्चन। अब इसमें भी संगत अनुक्रम बताना है। पहला है खुमार रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, जयानक, पृथ्वीराज रासो, जगनीक, परमाल रासो, चंदबरदाई। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? परमाल रासो? बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं, तो इसको कट कर देना है। फिर पृथ्वीराज रासो, जगनीक? बिल्कुल नहीं। विजयपाल रासो, जयानक? फिर दोस्तों ये खुमार रासो, खुमार रासो बिल्कुल ही सही आंसर है। किसका है? दलपति विजय का, 9वीं शताब्दी में लिखित रचना है। विजयपाल रासो, ठीक है, जयानक का नहीं है ये ग्रंथ। किसका है फिर? ये है नल सिंह का। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई का है। परमाल रासो जगनीक का। जो 100वां क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें मैंने बताया आपको, उसमें भी जो है परमाल रासो रचना आई हुई है। फिर है 94वां क्वेश्चन, इसमें भी असंगत अनुक्रम को बताया गया है कि जो है पहला क्वेश्चन कौन सा है? स्वयंभू, ये जो है महापुराण। फिर दिया हेमचंद्र, श्रावकाचार। तो हम लोग ऐसे जो है गलत काटते हुए चलते हैं। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है, इसमें संगत पहचानना है ना, तो आ जाते हैं हम लोग कि स्वयंभू की रचना महापुराण? बिल्कुल नहीं। स्वयंभू की रचना मैंने आपको अभी बताया था, जब 100वां ही प्रश्न बताया था, उसमें क्या बताया था कि स्वयंभू की 3 रचना है फेमस, पौंचर्यु, फिर है ऋठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू की तो हुई नहीं। फिर ये महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, फिर है हेमचंद्र श्रावकाचार? बिल्कुल नहीं। श्रावकाचार मैंने बताया कि देवसेन की रचना है। फिर मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका। ठीक है, किसकी? मधुकर कवि, ये जो है जयमयंक जस चंद्रिका। बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस पे आप सही टिक कर लीजिएगा। फिर लक्ष्मीधर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मीधर तो उसकी रचना है, प्राकृत पैगलम हैं, उनके रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। ये जो है दोस्तों व्याकरण ग्रंथ है। मैं आगे अभी प्रश्न आएगा वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको। तो फिर है 93वां क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? पहला है गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अब है 92वां प्रश्न, 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम बताइए। दोस्तों पाहुड़ दोहा मैंने बताया था आपको, ये देखिए आ भी गया। ठीक है, 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा, ये देखिए पाहुड़ दोहा। ठीक है, किसकी है? राम सिंह की है। परमात्म प्रकाश भी मैंने बताया आपको आगे, किसकी बताया था? योगेंद्र, इसको जोइंदू भी बोलते हैं। नेमिनाथ रास रचना किसकी है? सुमति गढ़। ठीक है, पाहुड़ दोहा राम सिंह, परमात्म प्रकाश, जोइंदू। अच्छा, जो मैं बोल रही हूँ तो आप लोग अब नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब है 91वां प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया, क्या दिया था? चारण काल दिया था। ठीक है, अब है प्रश्न 90वां पे आ जाते हैं हम लोग के 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसमें रचना एवं रचयिता को सुमेलित कीजिए। रचना दिया हुआ है, रचयिता दिए हुए हैं। नय कुमार चरित रचना किसकी है?
पुष्पदंत की है। जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका जो है रचना है मधुकर कवि का। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। फिर है कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी का है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सब जो प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ आपका अच्छे से रिवाइज़ हो रहा होगा, और जो भी प्रश्न आपको जो है नए लग रहे होंगे उसको आप जो है अलग से नोट करते रहिएगा, ठीक है। इससे जो है दोस्तों क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जांच तो तभी करेंगे ना जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे, तभी तो असली दिमाग लगता है। बाकी तो लगता है कि हाँ ठीक है ये पढ़ लिए हैं हम लोग, हाँ जब प्रश्न सॉल्व करने बैठते हैं तो हो जाता है कन्फ्यूजन। तो अब हम लोग जो है 10 प्रश्न दोस्तों सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अब हम लोग 89वें प्रश्न पे। तो 89वां प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी दोस्तों जो है रचना और रचनाकार के बारे में दे दिया है। तो देवसेन, देवसेन की रचना क्या मैंने बताया था कि श्रावकाचार्य है, ठीक है, 933 ईस्वी में रचा गया था। अच्छा इसमें जो है दोस्तों 200 यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 250 दोहों का संकलन है। किसमें? श्रावकाचार्य में। फिर है सरहप्पा, सरहप्पा ने दोहा कोश नामक ग्रंथ लिखा। शालिभद्र सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा 1184 ईस्वी में, ठीक है। फिर जोइंदू ने योगसार रचना, जोइंदू की रचना है योगसार, और एक है परमात्म प्रकाश। ठीक है। फिर है 88वां जो प्रश्न है चर्यापद। चर्यापद क्या है? बौद्धों का एक ग्रंथ है। बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं। सिद्धों की आचार संहिता है या नाथों की आचार संहिता? तो दोस्तों चर्यापद मैंने आपको बताया था ना कि सिद्ध साहित्य में जो चर्यापद है वह एक गीत था। किसका गीत था? सिद्धों का। तो इसमें गीत आप ऐसे प्रश्न लगा लीजिए पद, गाए जाने वाले पद, तो ऑप्शन देखिए ऐसे भी आप लोग सही किया कीजिए। हल्का सा जैसे जो भी चर्यापद के बारे में समझ में आए तुरंत जो है आप लोग जो भी पढ़े हों तो उसके अनुसार जो है ऑप्शन पे टिक किया कि जैसे बौद्धों का एक ग्रंथ, बिल्कुल नहीं। फिर ये सिद्धों की आचार संहिता नियम कानून तो हो ही नहीं सकता। फिर नाथ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको होगा कन्फ्यूजन तो ख और ग में ही होता है। तो मैंने बताया था आपको चर्यापद नाम से ही है दोस्तों कि ये जो है पद है, गाए जाने वाला गीत है, तो हम लोग ऐसे जो है इसका सही उत्तर लगाएंगे। तब इसमें जो है गाए जाने वाले पद जो है ख में ही है। क्या है? बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद, तो सही आंसर है यह ख वाला। फिर 87वां प्रश्न कौन सा है कि बीसलदेव रासो की विरहणी नायिका हैं कौन? दोस्तों बीसलदेव रासो मैंने बताया था आपको एक अलग ही क्लास में, पूरा बीसलदेव ही मैंने बताया था एक क्लास में आपको। इसमें जो है जो अजमेर के राजा थे विग्रहराज चतुर्थ और मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री थी राजमती ना, उन्हीं से तो विवाह हुआ था। बीसलदेव जो थे वो रानी से रुष्ट होकर उड़ीसा चले गए थे और 4 खंडों में विभक्त करके हम लोग इसको पढ़े थे। तो कौन सी जो है इसमें वही तो पूछा है कि बीसलदेव रासो की विरहणी नायिका कौन है? संयोगिता है नहीं, नागमती है नहीं, विद्यापति, तो कौन सी हैं? राजमती हैं, ठीक है। किसकी पुत्री थी? मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री, ठीक है। अब 86 क्वेश्चन कौन सा है? 86 क्वेश्चन वह है दोस्तों आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में हुआ है। फिर है प्रश्न अगला हम लोग का कि स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। देखिए मिल गया ना हम लोग को प्रश्न। तो पहला है पौमचर्यु, ऋटनेमी चर्यु, स्वयंभू छंद, यानी कि ये तीनों रचना किसकी है? स्वयंभू की है, ठीक है। पौमचर्यु में राम कथा वर्णित है, ऋटनेमी चर्यु में कृष्ण कथा, ठीक है। देखिए आपका 2 प्रश्न तैयार हो गया। राम कथा वाला तो हो गया, आप कृष्ण कथा मान लीजिए पूछ ले कि स्वयंभू की किस कृति में कृष्ण कथा वर्णित है, तो ऋटनेमी चर्यु। फिर अगला प्रश्न है कि नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में या रासो साहित्य में? तो दोस्तों नाथ साहित्य में जो है
नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव हमें मिला। उन्होंने जो है नारियों को वर्जित कर दिया था, ठीक है। योगी और सन्यासियों का रूप धारण किए थे, किसमें थे वो? नाथ जो है साहित्य में। लेकिन सिद्ध साहित्य में नारियों को जो है अनिवार्य रूप से इन्होंने अपनी भोग का साधन माना। 83वां क्या है प्रश्न कि आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं? ज्योतिश्वर हैं, चंद कवि हैं, विद्यापति हैं या खुसरो हैं? तो जहाँ जो है दोस्तों आदिकाल में मनोरंजन की बात आ जाए तो उसकी रचनाकार तो खुसरो ही माने जाते हैं। फिर है जो है 82वां प्रश्न कि नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ या कन्हप्पा? दोस्तों अब ये देखिए तो बहुत ही आसान प्रश्न है। नाथ लगा है तो नाथ है, कन्हप्पा ये, लेकिन ये नाथ में नहीं है तो किस में है भाई? ये जो है कन्हप्पा जो है दोस्तों सिद्ध साहित्य यानी कि सिद्ध साहित्य जो है कवि हैं ये। फिर है अगला प्रश्न हमारा, हाँ, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ठीक है। फिर है सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी, बिल्कुल। जो आगे पढ़ेंगे कि संध्या भाषा नाम सिद्धों की कौन दिए थे? मुनिदत्त और अदयव्रज थे। सिद्धों को कनफटा योगी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। सिद्धों को तो ये कहते नहीं। इस प्रकार तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, लेकिन कनफटा योगी कहते किसको हैं? नाथ संप्रदाय के लोगों को कहते थे, नाथ संप्रदाय, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये प्रश्न तैयार ही हो गया हम लोग का कि सिद्धों की भाषा संध्या थी, सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न की दोस्तों कथन बड़ा ही इम्पोर्टेंट कथन है ये। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का है कि हजारी प्रसाद जो है द्विवेदी का है या गृहर्चन का है या विनय तोष भट्टाचार्य का है? दोस्तों यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन भी दोस्तों बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब ये देखिए अगला प्रश्न आ गया कि कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? दोस्तों मैंने यहाँ बताया था ना, जो भी एक प्रश्न था कि सिद्धों से संबंधित था कि कौन नहीं है, तो उसमें कनफटा योगी था ना, तो मैंने क्या बताया था कि कनफटे योगी नाथ पंथ में है। देखिए कितना आसानी हो रही है हम लोग को पढ़ने में, जैसे जैसे हम लोग जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं प्रश्नों को हल करते करते। अब है शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदि काल को वीर गाथा काल कहा, उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं थी? दोस्तों मैंने बताया था शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने कुछ प्रमुख ग्रंथों के आधार पर दिया था, जिसमें से 12 ग्रंथ थे। 4 जो है दोस्तों अपभ्रंश के थे, ठीक है। 8 देशी भाषा थे, ठीक है। तो जो 4 अपभ्रंश थे दोस्तों और 8 देसी भाषा थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए 12 के 12, ठीक है। वो भी मैंने आपको ट्रिक के अनुसार बताया हुआ है आपको, लेकिन आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा 12 के 12 जितना है पूरे अच्छे से, तब मैं समझूंगी ना कि आप लोग को जो भी पढ़ा रही हूँ मैं वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का समय बताइए। सरहप्पा का समय विनय तोष भट्टाचार्य ने क्या बताया? 633 ईस्वी, ठीक। फिर अगला है कि रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ, अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा रहा है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमार रासो? दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ रहा है रासो ग्रंथ की परंपरा में सर्वाधिक विवाद जो है स्पद ग्रंथ रहा है। फिर है अगला प्रश्न, परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दिदेव के आश्रित थे वह जो है कौन थे? तो दोस्तों परमाल रासो के रचयिता आप लोग जान रहे हैं जगनीक, मैंने बताया, और यह ग्रंथ जो है 1230 ईस्वी में रचा गया था। इसे आल्हा खंड भी कहते हैं।
ये जो है, अब देखिए इनमें 3 प्रश्न तैयार हो गया। कैसे? परमाल रासों के रचयिता जगनीक, ठीक। अब जगनीक किसके आश्रित में थे? चूँकि आदिकाल के कवि जो है किसी न किसी राजा पे आश्रित ही रहते थे। ये जो है परमार्दी देव के आश्रित में रहते थे। कौन? जगनीक, ठीक है। अब अगला प्रश्न, आल्हा और उदल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण विषय है? देखिए, इसलिए मैं दोस्तों जो भी आपको प्रश्न हल करा रही हूँ उसमें जो भी ऑप्शन बचे हुए हैं उसको भी अच्छे से समझाते हुए चल रही हूँ। देखिए कितनी आसानी होगी। मैंने वहाँ पे बताया था आपको जब ये परमाल रासो पढ़ रही थी। अब ये देखिए आ गया ना कि अब ये बताइए आप लोग। तो परमाल रासो जो है, परमाल रासो में जो है आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाई और युद्धों का हमें वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों हाँ, 73वां प्रश्न है कि मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? ठीक है। अब मत्स्येंद्र नाथ है, ये दोस्तों हम लोगों ने जो है नाथ साहित्य में पढ़ा। किस में पढ़ा था? नाथ साहित्य में, ठीक है। जो नाथ साहित्य के जो है प्रवर्तक थे, आरंभकर्ता, उसमें जो है गोरखनाथ को माना गया। तो गोरखनाथ के ये जो है गुरु थे। कौन? मत्स्येंद्र नाथ। इनका एक नाम मच्छंदर नाथ भी मिलता है, ठीक है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। क्या है वह महत्वपूर्ण रचना मत्स्येंद्र नाथ की? कौल ज्ञान निर्णय। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब इनका वास्तविक नाम भी आप देख लीजिए। मत्स्येंद्र नाथ का एक वास्तविक नाम भी है। क्या है वह? विष्णु शर्मा। और इनका पूरा नाम पिप्पली देव। और इनका गुप्त नाम भैरवानंद। देखिए इनका 4 नाम है, मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ, वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूरा नाम पिप्पली देव, गुप्त नाम भैरवानंद। तो प्रश्न यहाँ क्या है कि मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? ठीक है, मच्छेंद्र, विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र, पिप्पलीश देव। क्या था इनका पूजा उपासना का नाम? पिप्पलीश देव या गुप्त नाम। देखिए अब इतने नाम, ये नाम तो है ही इनके, लेकिन इनमें भी पूजा या उपासना का नाम पूछ दिया है। अब है अगला प्रश्न, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मैंने बताया दोस्तों कि मत्स्येंद्र नाथ हैं, ठीक है। फिर है चारण साहित्य। चारण साहित्य किस जो है साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य दोस्तों ये जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है। 70वां प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी जो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, जय मयंक जस चंद्रिका है, और ढोला मारू रा दुहा है। तो दोस्तों इसमें जो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास की, भारतेश्वर बाहुबली रास, यह जो है रचना है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। इनकी एक और रचना है पंच पांडव चरित रास। अब ये खुमार रासो किसकी है? दलपति विजय की, ठीक है। ढोला मारू रा दूहा, दोस्तों ये बड़ा, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। ढोला मारू रा दूहा, यह जो है 11वीं शताब्दी में लिखित दोहे में रचना है दोस्तों, ठीक है। वैसे इसके मूल जो कवि है कल्लोल है, लेकिन इनमें जो है कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका जो है विस्तार कर दिया गया था। किसके द्वारा? कुशल राय का। वैसे तो अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो मूल कवि ही लगाइएगा, कल्लोल, ठीक है। लेकिन अगर जो है कुशल राय रहे तो कुशल राय भी का सही आंसर है। और ये जो ढोला मारू रा दूहा है दोस्तों, ये जो है इसमें जो इसका वर्ण विषय क्या था? इसका वर्ण विषय यह है कि इसमें जो है कछवाहा वंश के राजा नल का जो पुत्र थे ढोला जो है नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी, उनकी जो है दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? ढोला मारू रा दूहा में। फिर अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। पहला, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई है। फिर है सिद्ध साहित्य का प्रलयन पिंगल भाषा में हुआ है। बिल्कुल नहीं, पिंगल भाषा का प्रयोग तो दोस्तों जो है रासो ग्रंथ रासो साहित्य में हुआ है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। जो है सिद्ध साहित्य में चर्यापद और दोहा का प्रयोग हुआ है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि भी सरहप्पा हैं,
ठीक है, तो पिंगल भाषा का नहीं हुआ है प्रयोग, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। अब अगला प्रश्न जो है दोस्तों है, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? चारण काव्य की भाषा क्या है? प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है या डिंगल है? तो डिंगल जो है वह चारण काव्य की जो है भाषा है। फिर 67वां प्रश्न है कि कौन सा जो है रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुबाण रासो? तो दोस्तों बीसल देव जो राजा थे वो अजमेर के ही तो राजा थे, जिसका विवाह रानी राजमती से हुआ था। तो अजमेर के शासक कौन है? बीसल देव रासो। फिर अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? आदिकाल में दोस्तों हम लोगों ने अंतिम प्रमुख कवि किसके बारे में पढ़ा था? सरहप्पा नहीं, जगनीक, हेमचंद्र, खुसरो। हाँ, खुसरो जो है आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं। फिर है विद्यापति की पदावली में कौन सा रस जो है? ठीक है, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस है? तो दोस्तों ऑप्शन है करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार है, शांत है। विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का जो है वर्णन जो है किया गया है, तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि प्राकृत पेंगलम का जो विषय है वह क्या था? पहले तो ठीक है, इसके रचनाकार आप जान जाइए। प्राकृत जो पेंगलम है, यह रचना किसने लिखी है? यह रचना जो है लक्ष्मीधर ने लिखी है। अच्छा, कहीं कहीं सुमति भी मिलता है, लेकिन लक्ष्मीधर हैं वह किसके अनुसार हैं? तो दोस्तों लिख लीजिएगा आप लोग कि जो प्राकृत पेंगलम रचना है वह लक्ष्मी धर द्वारा जो है रचित है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, लेकिन सुमति भी कहीं कहीं नाम आता है, वह है याकोबी के अनुसार। और हाँ, जो प्राकृतिक पेंगलम ग्रंथ है उसका विषय आप लोग लिख लीजिए कि इसमें जो है विद्याधर और जज्जल, बब्बर एवं शारंगधर की रचनाओं का संकलन किया गया है। ठीक है, इसमें प्राकृत, अपभ्रंश और छंद शास्त्र का भी विवेचना किया गया है। तो दोस्तों पूछा क्या है इसमें? प्राकृतिक पेंगलम का विषय क्या है? प्राकृतिक पेंगलम का विषय इसमें देखिए छंद मिल गया ना हमें, छंद शास्त्र का भी विवेचन किया गया है। फिर है अगला प्रश्न कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? देखिए अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो मैंने बताया था, जब सिद्ध साहित्य का जो प्रश्न आया था कि इसमें सुमेलित कीजिए कौन सा नहीं है, उसमें मैंने बताया था। तो दोस्तों इसमें पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुनि दत्त तथा अदय व्रज और है ग्रियर्सन। तो क्या सही होगा? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया है मुनि दत्त तथा अदय व्रज ने। ठीक है, फिर है कृष्ण की रासलीला की परंपरा को जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ में होती है? पहला ऑप्शन है उपदेश रसायन रास, फिर है बीसल देव रासो, फिर है ग परमाल रासो, फिर है पदावली। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है कि कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई किस ग्रंथ से होती है? तो दोस्तों यह जो है उपदेश रसायन रास ग्रंथ से होती है। तो उपदेश रसायन रास ग्रंथ तो पता चल गया, अब इसके रचनाकार भी देख लीजिए। उपदेश जो है रसायन रास के जो है रचयिता हैं जिन दत्त सूरी, यहाँ मैं लिख देती हूँ जिन दत्त सूरी। अच्छा, एक जगह और भी जिन दत्त सूरी और जिन धर्म में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, जिन धर्म सूरी। ठीक है, इनकी भी जो है एक फेमस रचना है, ये कौन सी है? स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास। ठीक है, ये इनकी जो है रचना है। ठीक है, जिन दत्त सूरी और ये जिन धर्म सूरी। जिन दत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास और जिन धर्म सूरी का है स्थूली भद्र रास। ठीक है, अब ये आ जाता है अगला प्रश्न कि संदेश रासक की रचना विधा क्या है? महाकाव्य है कि जो है आख्यान गीत है, ये खंड काव्य है या वीर गीत है? तो दोस्तों जो संदेश रासक जो रचना है वह खंड काव्य की विधा में लिखा हुआ है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। यह दोस्तों जो संदेश रासक ग्रंथ है यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है और
इसमें जो है दोस्तों यह देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। ठीक है, क्या है कि देशी भाषा में लिखित किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। इसमें दोस्तों इसका वर्ण विषय क्या है? इसका वर्ण विषय यह है संदेश रासक का कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? संदेश रासक जो है ग्रंथ में। अब है क्या? भविष्यत कथा के रचनाकार, भविष्यत कथा के रचनाकार हैं। अच्छा, भविष्यत कथा जो है रचनाकार है, इसके रचनाकार दोस्तों आप लोग देखिए कौन सा है कि धनपाल है, अब्दुल रहमान है, पुष्पदंत है या देवसेन है। तो दोस्तों है धनपाल। अच्छा, ये जो रचना है इसको सूर्य पंचमी भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ सूर्य पंचमी। ठीक है, अब्दुल रहमान के तो आप जान गए कि संदेश जो है रासक है, पुष्पदंत के महापुराण है, नय कुमार चरित जसह चरियु, देवसेन के श्रावकाचार हैं। फिर है जैन साहित्य अंतर्गत राष्ट्र काव्य शैली से तात्पर्य क्या है? पहला है कृष्ण की लोक लीलाएं, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं, जैन आदर्श के आवरण में एक प्रकार का रूपक काव्य। फिर है क्रीड़ा और नित्य से संबंधित काव्य। तो दोस्तों जैन साहित्य के अंतर्गत जो है किस काव्य शैली में जो है रचनाएं लिखी जाती थी? तो दोस्तों ये आंसर सही है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्श के आवरण में जो है लिखी जाती थी। फिर है 58वां प्रश्न क्या है कि जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली। ठीक है, क्या है कि जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली फागु है, चंपू है, चरित काव्य है या जो है रास काव्य है। तो दोस्तों रास काव्य जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। फिर है 57वां प्रश्न कि आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? आदिकालीन जैन साहित्य दोस्तों अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। जो स्वयंभू है वो अपभ्रंश कवि तो ही हैं। ठीक है, प्राकृत में लिखा नहीं है, डिंगल तो ये रासो जो है साहित्य में लिखा हुआ है। अब है प्रश्न सारंगधर पद्धति चंद्रबरदाई की है कि भट्ट केदार की है, श्रीधर की है या सारंगधर की है? तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सारंगधर जो पद्धति है वो सारंगधर की है। श्रीधर रणमल चंद्र जो है रचना है इनकी, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश। फिर है हमीर रासो ये रचना 1353 ईस्वी में लिखी गई थी। यह किसकी है? हमीर रासो जो है दोस्तों यह जो है सारंगधर की है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। दोस्तों अब ये अगला प्रश्न है दो सुखने किसका है? भीम कवि का है, अमीर खुसरो का, सारंगधर का या नरपति नाल का? दो सुखने जो है अमीर खुसरो का है। ढोला मारू रा दुहा यह किसकी रचना है? ढोला मारू रा दुहा दोस्तों इनकी जो है मैंने बताया था ना कि इसके जो है मूल कवि हैं कल्लोल, लेकिन जो है इस रचना में कुछ चौपाई जोड़कर इसका विस्तार किसने किया था? कुशल राय ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ कल्लोल दिया है तो कल्लोल आप लगाएंगे। अब है खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी जो है ये भी जो है अमीर खुसरो की रचना है। अक्षर द्विकोपदेश यह किसकी रचना है? कल्लोल का, डोम्भिपा का, गोरखनाथ का, यह राजशेखर का। तो दोस्तों कल्लोल तो है नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, गोरखनाथ का नहीं है, राजशेखर कर्पूर मंजरी इनकी रचना है। तो अक्षर द्विकोपदेश जो है ये जो है दोस्तों डोम्भिपा का है। फिर है कर्पूर मंजरी जो है अमीर खुसरो की है या विद्यापति या क्षेमेंद्र या राजशेखर? मैंने यहाँ बताया था ना दोस्तों राजशेखर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कर्पूर मंजरी। तो इस हिसाब से आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर है हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कवि। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक जो कवि है वह है अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान जो इनकी जो है रचना क्या है? इनकी रचना है संदेश रासक। फिर है उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। कौन है उपदेश रसायन रास के रचयिता? फिर है चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? चारण काल तो आदि काल में ही आता है दोस्तों, तो चारण काल जो है आदि काल का दूसरा नाम है। फिर है उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है किसमें?
अब ये देखिए, अब ये सब दोस्तों प्रश्न आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो रही होगी, क्योंकि ये सब प्रश्न देखिए मिल रहे हैं, हम लोग जो वहाँ एक्सप्लेनेशन करके पढ़े हैं सारे देखिए आराम से हल होंगे। आलाखंड फटाक से लगा दीजिए आप, परमाल राशो। फिर है कि कौन सा राशो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध ही रहा है। तो कौन सा रहा है कि हमीर राशो या बीसल देव रासो, भारतेश्वर बहुवरी रास और परमाल रासो। तो दोस्तों हमीर रासो जो ग्रंथ है वह आज तक अनुपलब्ध ही रहा है। हमीर रासो ग्रंथ सारंगधर ने लिखा था। फिर है अगला प्रश्न, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश। ये देखिए, ये पंक्तियाँ भी मैंने आपको लिखवाई थी, मिल गई हम लोग को यहाँ पे प्रश्न के तौर पे कि 12 से 72 मंझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुख मंडनी, रास प्रसागो बीसल दे राई। ठीक है, ये किसकी है? तो जो है दोस्तों यह जो है रचना है ये नरपति नाल की है। किसकी है? नरपति नाल की है। अब है अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। स्थूली भद्र रास के रचयिता हैं जिन धर्म सूरी। अच्छा, और जिन दत्त सूरी के जो है रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास। सोमप्रभ सूरी का है कुमारपाल प्रतिबोध। मुनि राम सिंह का है पाहु दोहा। फिर है बीसल देव राशो का है नरपति नाल, जो है इन्होंने लिखा है। नरपति बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। फिर है नरवई जो है बोध के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ हैं कि नरपति नाल हैं, कल्लोल हैं या जिन धर्म सूरी हैं? तो दोस्तों बताइए आप सब। इसका आंसर होगा पहला ये दोस्तों, गोरखनाथ। नरपति नाल है नहीं, कल्लोल तो ढोला मारू रा दूहा, जिन धर्म सूरी स्थूली भद्र रास का है, नरपति नाल बीसल देव का है। फिर बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता कौन है? इसके जो है रचयिता दोस्तों पृथ्वीराज रासो हैं। गोरखबोध किसकी रचना है? गोरखबोध है गोरखनाथ की रचना। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें भी जो है मिलान करने के लिए आया है। अच्छा, ऐसे प्रश्न जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो है पूछते हैं। अब्दुल रहमान, ये जो है संदेश रासक, देखिए इसमें भी पहला ही हम लोग को पता चल गया। अब ये ना भी पता हो तो भी कर सकते हैं, बट फिर भी करते हैं हम लोग सारा प्रश्न। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, दलपति विजय, कुमार राशो, भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, श्रीधर रणमल छंद। अब दोस्तों है हम लोग का पाहुड़ दोहा ग्रंथ किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ दोस्तों मैंने बताया था राम सिंह की रचना है। आला खंड के रचयिता कौन है? आला खंड के रचयिता है नरपति नाल, जिसे परमाल रासो भी कहते हैं। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू लिखित रचना है पौंचर्यो। ठीक है, पौंचर्यो। अब महापुराण किसकी है? ये है पुष्पदंत की। भविष्य कथा राम सिंह की। पदावली विद्यापति की है। योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या यह है डोम्भिपा की है। ठीक है, डोम्भिपा का एक और रचना है अक्षर द्विकोपदेश। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, अक्षर द्विकोपदेश। अच्छा, तो ठीक है, सबरपा ये इनकी रचना एक बहुत ही फेमस है, चर्यापद। लुइपा गीतिका एक है इनकी फेमस रचना, और है इनका तत्व स्वभाव है, बुद्धोदय है, तत्व स्वभाव दोहा कोश, लुइपात गीता, ये सब किसकी है? लुइपा की है। सरप्पा की एक रचना है दोहा कोश, बहुत ही फेमस है। फिर है दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है? ठीक है, दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है दोस्तों? भीम कवि हैं। नेमिनाथ के रचयिता सुमतिगढ़ हैं। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल के द्वारा मानी जाती है। रसायन से, रस्यानुभूति से, राजयश से या रास से? तो दोस्तों रासों की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा मानी जाती है रसायन से। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की जो उत्पत्ति हुई है वह जो है दोस्तों किसके द्वारा हुई है? रसायन से हुई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रसायन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा। राजयश है, रासक है या रसिक है? तो जो है इनका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है नरोत्तम स्वामी। रासों की उत्पत्ति इन्होंने रासक से मानी है।
ठीक है। अब है काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। कविराज श्यामल दास ने भी रासों की उत्पत्ति जो है रहस्य से मानी है। ठीक है। अब 26वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तक की संख्या मानी है। अच्छा, 12 कुल है दोस्तों, 4 जो है अपभ्रंश था। देश भाषा में इन्होंने 8 4 12, ठीक है, 4 जो है अपभ्रंश। ठीक है। अब हो गया हम लोग का 26 प्रश्न कुल कंप्लीट अच्छे से। अब आते हैं हम लोग 25वें नंबर प्रश्न पर कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना शरहप्पा को। ठीक है। अब स्वयंभू को किसने माना था, राम कुमार वर्मा ने। पुष्पदंत को किसने माना हिंदी का प्रथम कवि, शिव सिंह सेंगर ने। अब है अगला प्रश्न कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। आदिकाल के प्रथम कवि हैं दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आदिकाल के प्रथम कवि सरहपाद। ठीक है। फिर है नल दमयंती कथा के लेखक। नल दमयंती कथा के लेखक हैं व्यास कवि। फिर है हरिचरित्र के रचनाकार। हरिचरित्र के रचनाकार लालचंद व्यास कवि यानी मेरुतुंग। इनका है प्रबंध चिंतामणि, बड़ा फेमस रचना है, लिख दे रही हूँ, प्रबंध चिंतामणि। हाँ, लेकिन ये हरिचरित्र के रचनाकार हैं लालच दास। भू परिक्रमा की रचना किसने की, विद्यापति ने। ठीक है। ये सब दोस्तों बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, विद्यापति से दोस्तों संस्कृत की रचनाएं की भी मैं बता देती हूँ, और भी कौन कौन से हैं विद्यापति की। एक है शैव सर्वस्वसार है, दुर्गा भक्त तरंगिणी है, पुरुष परीक्षा है, और गोरक्ष विजय है, लिखिनावली। अवहट्ट में है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है। मैथिल में है विद्यापति की इनकी पदावली। अच्छा, 20वां प्रश्न क्या है कि अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है। हाँ, अवघड़ का संबंध वैष्णव मत से है, गोरखनाथ से है, रामानुज से है, या जैन मत से। इसका सही आंसर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था। ठीक है, बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किया था शारंगधर ने। अब है राउल वेल किसकी कृति है, मैंने बताया था आपको आगे राउल वेल के बारे में डिटेल से। राउल वेल कृति है रोडा कवि की। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेश राचक के रचयिता। संदेश राचक के रचयिता अब्दुल रहमान है। फिर अगला प्रश्न कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है। ग्रियर्सन ने क्या कहा, चारण काल कहा। राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा। किसको, आदिकाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक जलहड़ हत दे चली गज्जनी नृपुकाज, यह पंक्ति किसकी है। दोस्तों यह पंक्ति है चंद्रबरदाई की। ठीक है। जब ये जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिख रहे थे, तो ये अपने पुत्र जो है जलहड़ को, चंद्रबरदाई के जो सबसे प्रिय पुत्र थे जलहड़, उनको ये जो है पुस्तक जो है अपना दे के जो है अपना राजकाज के लिए गजनी चले गए थे। तो इनके जो जलहड़ पुत्र थे उनके संबंध में यह कथन है कि पुस्तक जलहड़ हत दे चली गज्जनी नृपु काज। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न कि दोहा कोश के रचयिता। दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता हैं शरहप्पा। फिर है अगला प्रश्न कि सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गानो दोहा नाम से मध्य सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गानो दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया था। तो दोस्तों यह जो है इन्होंने 1917 वर्ष में किया था। अगला प्रश्न है पंचमकार। पंचमकार में मध्य, मत्स्य, मांस, मैथुन और मुद्रा का विधान जो है इसमें पूछा है कि किस साहित्य में मिलता है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको यह जो है सिद्ध साहित्य में मिलता है, जिसकी प्रतिक्रिया में ही तो नाथ साहित्य जो है उत्पन्न होता था। फिर है अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया था। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, तो उसमें इन्होंने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों का जो है संपादित किया था। हिंदी काव्य धारा इनका 1944 ईस्वी में लिखित ग्रंथ है।
फिर अगला प्रश्न है कि बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन का शुभारंभ किया है किसने? प्रबोध चंद्र बागची ने, बेंडल ने, कर्नल टाड ने, राहुल संकृत्या ने। इसका सही आंसर दोस्तों बेंडल ने। फिर है जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, हेमचंद्र हैं और उद्योतन सूरि हैं। तो जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि जो है स्वयंभू हैं। फिर है दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? ठीक है, इसमें दोस्तों स्वयंभू हैं या चंद्र बरदाई हैं, पुष्पदंत हैं। तो दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि हैं सरहपाद। फिर है अगला प्रश्न कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था किसने माना था? तो ये दोस्तों अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल। अब इसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे? अब ये देखिए पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर है ऑप्शन क्या है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी काव्य धारा, हिंदी के प्राचीन एवं उनकी कविताएं। तो दोस्तों हमें याद है कि रामचंद्र शुक्ल का एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ही ने तो माना था कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। तो उस प्रकार से दोस्तों जो है यह पहला प्रश्न सही है। अब है आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं, कौन हैं? अब दोस्तों इसमें रामचंद्र शुक्ल हैं? बिल्कुल नहीं। केसरी नारायण शुक्ल? नहीं। प्रेमकांत टंडन? ये भी नहीं। तो आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है वो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं, कौन है वह? वह हैं रामचंद्र शुक्ल। फिर है राहुल संकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना, इससे संबंधित रचना है प्राचीन हिंदी की काव्य धारा या उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं या हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं या हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों इसमें जो है इनका सही उत्तर है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। फिर अगला प्रश्न कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट जो है कहा था। इसका सही उत्तर यह है। फिर है हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम किसने दिया था? हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो 100 प्रश्न हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, हमको ये भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को इसमें से मतलब कितना प्रश्न आ रहा था और अच्छे से समझ में आया कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही ले आऊँ। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए साथ में। बाकी तो मैं आपको लगभग हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कवर करा दूंगी। अभी हम लोगों के पास दोस्तों बहुत टाइम है, तो उसका हम लोग अब फ़ायदा उठाएं, धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ कवर करते हुए चलें। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आज की क्लास यहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।